प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से होंगे। और कल हम और आपने कहानी के संदर्भ में देखा। आज आपके जो सिलेबस है, तो आज आपको गद्य में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी से संदर्भ में अब चर्चा हम और आप करेंगे, उनकी जीवनी को समझेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है। इसको आप लोग, इसकी पहले पुस्तक की हम छाया प्रति आपके में डाले देते हैं, उसको क्रमशः देख लें, क्योंकि अभी पाठ्य पुस्तकें हो सकता है आप लोगों तक ना पहुंच पाई हों। तो इस किताब के माध्यम से जो आपको डाल रहे हैं हम, इसकी छाया प्रति, इसकी फ़ोटो खींच करके आप लोग उसको पढ़ते रहना और अपनी प्रश्नोत्तरी तैयार करते रहना। तो इसकी प्यारे बच्चों, अभी आपको हमने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो कि आपके कोर्स में है, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दूसरा अध्याय है और साहित्य वर्ग के बच्चों के लिए ये तीसरा अध्याय है। बीच में एक अध्याय जो कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आता है, जैनेन्द्र कुमार वाला, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आपके कोर्स में कन्हैया लाल मिश्र दूसरा अध्याय है। तो आप इसको तीसरा ना समझ के दूसरा समझें। अब ध्यान से सुनते जाएं उनके जीवन वृत्त के विषय में। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनको उपाधि दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ है, अर्थात उदय हुआ है, उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट महत्व रखता है। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। ये एक आदर्शवादी पत्रकार भी रहे हैं। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया है। अब इसको थोड़ा समझ लें, आगे पढ़ाएंगे बाद में। स्वतंत्रता संग्राम जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसमें आपने पत्रकारिता की साधना प्रारंभ की और विभिन्न प्रकार की विधाएं, जो गद्य की विभिन्न प्रकार की विधाएं बताई गई हैं, जिसमें कहानी है, आपका संस्मरण है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है। तो संस्मरण लघु कथा माने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो लिखी जाती हैं वो लघु कथा कहलाती हैं। संस्मरण माने पुरानी याददाश्त के आधार पर जो बात कही जाती है और पुरानी बातों को याद करके वर्तमान में उसके संदर्भ में चर्चा करना या लिखना, यह संस्मरण होता है। रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र वह विधा है जिसके माध्यम से हम ऐसी बातें लिखते हैं कि हमारे आँखों के सामने एक चित्र सा उभरने लगता है, एक दिमाग में एक उन चित्रों की रेखा सी खिंच जाती है, वो हमारी रेखा चित्र कहलाते हैं। अगली विधा है गद्य की रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या है? किसी भी चीज़ को हम आंकड़ेबद्ध तरीके से, उसके जब आंकड़ेबद्ध तरीके से एक हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक आख्या तैयार करते हैं, वो हमारी रिपोर्टाज कहलाती है। तो इन्होंने इसमें काम किया और एक आदर्शवादी ये पत्रकार रहे हैं। साधारण पत्रकार नहीं, इन्होंने सिद्धांतों की पत्रकारिता की है। इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि, अर्थात रुपया पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़े हैं। ये इन्होंने हमेशा कहना चाहिए समाज को एक दिशा और मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में अपना पूरा जीवन लगा दिया और समाज को एक अच्छी पत्रकारिता के दी इन्होंने, और समाज को एक पत्रकारिता में आदर्श स्थापित किया। अब आगे चलते हैं। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर, जो देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सहारनपुर जिला है, देवबंद उस गांव का नाम है। वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में, जो साधारण ब्राह्मण परिवार था, उसमें हुआ है। इनके पिता का नाम था रमादत्त मिश्र की
और उनका भरण पोषण के लिए उनके पिताजी पूजा पाठ और पुरोहिताई अर्थात पंडिताउकार पांडित्य कार्य किया करते थे। पर विचारों की महानता, व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। बहुत ही शुद्ध सात्विक ब्राह्मण थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश था। कर्कश माने बड़े तेज स्वभाव की थी। तो उन्होंने स्वयं लिखा है, माताजी और पिताजी को लिए आगे आपको बताएंगे। माताजी बड़ी उग्र स्वभाव की थी। अपने एक संस्मरण में मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए कहा है। अपने मेरे पिताजी एक उन्होंने संस्मरण जो लिखा है उसमें परिचय देते हुए लिखा है कि वे दूध मिश्री अर्थात कौन, पिताजी दूध मिश्री थे तो माता लाल मिर्ची थी अर्थात बहुत तीखे स्वभाव की थी। लाल मिर्च का भी कड़वा स्वभाव होता है। तो दोनों के विषय में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है अपने संस्मरण में मेरे पिताजी पर। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई। नगण्य माने बहुत कम ही इन्होंने शिक्षा विद्यालय में अध्ययन किया है। एक पत्र में इन्होंने लिखा भी है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खा टा मा ला बराबर खटमल और टा मा टम टम टम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरिओम, यानी बाप पढ़े ना हम। ये इन्होंने बताया। ना पिताजी ने ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की, ना मैंने ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की थी। तो यही बात कह दी, बाप पढ़े ना हम, अर्थात पिताजी पांडित्य कार्य में लग रहे और हमने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, क्योंकि बच्चा विद्यार्थी जो होता है वो विद्यालय में ही अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जो इस समय राष्ट्र में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए लगे हुए थे, तो इनका भी योगदान रहा है। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, ये खुर्जा में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना। किसका भाषण सुना? मौलाना आसिफ अली का, जिसका इन पर बहुत ही गहरा असर हुआ। ये परीक्षा छोड़कर चले आए। इनका फिर परीक्षा में मन नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930-32 तक और सन 1942 में जेल में भी रहे और निरंतर राष्ट्र के बड़े बड़े उच्च नेताओं के संपर्क में भी आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवन झांकियां हैं। बहुत सारे संस्मरण के हैं जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में ही लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो जाता है। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ हैं, नंबर 1 आकाश के तारे, दूसरा है धरती के फूल, तीसरा है जिंदगी मुस्कुराई, चौथा है भूले बिसरे चेहरे, पांचवा है दीप जले शंख बजे, छठा है महके आंगन चहके द्वार, सातवां है माटी हो गई सोना, आठवां है बाजे पायलिया के घुंघरू, नौवां है क्षण बोले कण मुस्काए। इनके संपादन में 2 पत्र सहारनपुर से प्रकाशित हुए थे। पत्र माने अखबार। पहला है नया जीवन और विकास। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। प्रभाकर जी का गद्य इनके जीवन से ढलकर आया है। इनकी रचनाओं में कालगत अर्थात समय के आधार पर आत्मपरकता,
चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता दिखाई देती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों का संस्मरण इन्होंने लिखा है। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त व्यक्तिक स्नेह और संपर्क से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया है। इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अपने विचारों में ये राष्ट्रवादी और मानवतावादी भी हैं। इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में देखने को मिलते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियों से तात्पर्य है लोक कहावतें और नई सूक्तियाँ, नए सूत्र दिए। सूत्र रूप में कोई बात कही जाती है वो सूक्तियाँ कहलाती हैं। कविता इन्होंने नहीं लिखी, पर कवि की भावुकता और करुणा इनके गद्य में छलकती है, क्योंकि ये बहुत ही भावनाशील व्यक्ति थे। यथार्थ जीवन की दर्द भरी अनुभूतियों से इनके गद्य में भी कविता का सौंदर्य फूट पड़ा है या उभर उठा है। इसलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार है, वार्तालाप में विविधता है, मतलब बात की चतुराई विविधता कहलाती है, और परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है। इनकी वाक्य विन्यास भी विविधता रहती है। पात्र और परिचित के साथ इन्होंने वाक्य रचना बदली है। विनोद की परिस्थिति में अर्थात हंसी खुशी के माहौल में छोटे वाक्य, चिंतन की मना स्थिति में लंबे वाक्य और भावुकता के क्षणों में व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य रचना भी की है। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतया तत्सम शब्द प्रधान है, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग्य क्या होता है बच्चों ये भी समझ लो। किसी बात को जब हम सीधा ना कह करके थोड़ा सा घुमा के जब कहते हैं और व्यक्ति के हृदय में सीधी चोट पहुंचाता है, वह व्यंग्य होता है। अब व्यंग्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हास्य व्यंग्य, एक सामान्य व्यंग्य। सामान्य व्यंग्य सीधी बात को उल्टा तरीके से घुमा के कहना सामान्य व्यंग्य होता है। हास्य व्यंग्य जिसको हम कहने के बाद घुमा करके तो कहेंगे मगर व्यक्ति के हंसी आ जाती है, वो हास्य व्यंग्य हो जाता है। और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। वर्णनात्मक किसी चीज़ का वर्णन करके, भावात्मक हृदय की भावनाओं से नाटक शैली के रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। अब इनका प्रस्तुत लेख रावट नर्सिंग होम जो आप लोग पढ़ेंगे आपके कोर्स में है। लेखक ने इंदौर के, जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर के रावट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई है। वहाँ इन्होंने 3 सेवारत ईसाई महिलाओं को देखा जो कि मिशनरी भावना से जो काम करती हैं। मिशन अस्पताल जो होते हैं हमारे क्रिश्चियन लोगों के द्वारा स्थापित किए गए भारत में, तो मदर मार्गेट जो सबसे बुजुर्ग थीं, इसके बाद मध्यम उम्र में मदर टेरेजा जिन्हें मदर टेरेसा के नाम से सभी लोग जानते हैं, और युवा अवस्था में थीं सिस्टर क्रिस्ट हेल्ट। मदर मार्गेट अत्यंत बूढ़ी थी, मदर टेरेजा अधेड़ आयु की और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ट पूर्ण युवती थीं। मदर टेरेजा फ्रांस की थीं, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ट जर्मनी की। दोनों ही देश जो 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, पर मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ट इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थीं। उन्हें एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता, निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को भी इस लेख में प्रकट किया है। तो ये पाठ आपका यहाँ कंप्लीट होता है इनकी जीवनी का।
अब इससे संदर्भ में जो आज हम लोगों ने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी को बड़े कायदे से पढ़ा, सुना और समझा। इन्होंने अपने माता और पिता के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, मेरे पिताजी संस्मरण से, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिताजी हमारे माखन मिश्री थे या दूध मिश्री थे और माताजी हमारी लाल मिर्च थी। तो ये पाठ प्यारे बच्चों यहीं पर इनकी जीवनी का पूरा हुआ है। अब आगे कल इनसे संदर्भ में कुछ और चर्चाएं करेंगे, उसको आप लोग देख लेंगे। अभी तक जो पढ़ाया है इससे अपने मन से प्रश्न आप लोग बनाएं, कम से कम 10 प्रश्न आप बना लें इनके जीवन से संबंध में। फिर इसके बाद आगे आपसे जानकारी और देंगे। धन्यवाद।